क्या करते हैं, हम लोग कभी भी किसी फिगर को, जैसे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, जब भी हमने किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया तो हम ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जिनमें कोई रिलेशन होता है। अब आपके जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं एक्स को 3 रखना है, तो आपने कहा कि चलो एक्स को 3 रखो और सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लो। यही मतलब हुआ ना, एक्स को हमने 3 रखा, है ना। तो हमने जब पॉइंट्स को कलेक्ट किया, फिर हमने देखा कि वो पॉइंट चलता किस हिसाब से है ना। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थ्रो अ बॉल, तो आपको पता है ना, जब आप बॉल को किक करते हो, फुटबॉल को या बास्केटबॉल को आप पंच कर रहे हो या वॉलीबॉल को पंच कर रहे हो, है ना, या क्रिकेट की बॉल को आप हिट करते हो, तो वो किसी एक पाथ को फॉलो करती है, होता है ना। ये चीज कब समझ में आएगी, इफ यू आर गेमिंग। रेगुलर रियल लाइफ में आप नहीं समझते हो, अगर गेम देखते हो तो क्रिकेट की गेम है या वॉलीबॉल की गेम है, आपने पंच किया, बॉल को किक किया, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और आपको समझ में आएगा कि वो दिखाता है कि वो यहां आके गिरेगी, फोकस। तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया होता है, पीछे इक्वेशंस चल रही होती हैं उसके। समझ में आ गया कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये पाथ बना है, इस पाथ के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट पोजीशन इसकी यहां पर। बात समझ में आई। दिस इज हाउ दीज इक्वेशंस विल वर्क। आपको ये क्यों सर्कल सिखाया जाता है या इक्वेशंस है, कि समझ में आए कि अगर मैंने इससे किक किया है तो ऐसे इतना ही डिस्टेंस में जाएगा, राइट। तो जब भी हमने पॉइंट्स को कलेक्ट किया तो किसी रूल के अकॉर्डिंगली किया, ठीक है। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन फॉर्म की, उस इक्वेशन, उनको हमने कहा कि वो इक्वेशन की एक बन गई, एक एक्स और वाई में रिलेशनशिप बन गया। तो सर्कल को जब हमने स्टडी किया तो हमने ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे किए। सर्कल में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहां पर ना एक वर्ड होता है लोकस, वो लोकस मैं यूज नहीं कर रही हूं, मैंने कलेक्शन यूज किया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। हमने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए। अब इसको बनाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, इसको समझाना है कि एक फिक्स पॉइंट कर दिया, यहां पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया है, तू फिक्स है, तुमने यहां से नहीं हिलना, ठीक है। अब इसके एक इक्वल डिस्टेंस पर हमने कहा सभी इकट्ठे हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आजकल वो सेल्फी पॉइंट्स बहुत बनते हैं, स्टेशंस बनते हैं, वो विद दोज दुपट्टाज एंड ऑल बनते हैं ना। तो क्या होता है, सर्कल होता है, सेंटर में रॉड खड़ी कर देते हैं और दुपट्टे बांधना या हमारी जो भी फ्रिल्स वगैरह बांधना शुरू करते हैं। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया है, ऐसे सभी पॉइंट्स को इकट्ठा किया जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब ऐसे सभी पॉइंट्स को इकट्ठा किया तो हमने देखा कि जो वो पाथ ट्रेस कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया सर्कल। समझ में आ गया। तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो ये इक्वल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वल डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया। अब जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो पूरा जो हमारा एरिया है, जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जिसे प्लेन बोलते हैं मैथ्स में, मैथमेटिक्स में भी से प्लेन, पूरा जो प्लेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ। कैसे, वो चीजें जो सर्कल के अंदर है जिसे हमने कहा इंटीरियर, और वो चीजें जो सर्कल से बाहर है। तो एक पॉइंट और कौन सा आया, 3 हिस्सों में कहा ना, एक हिस्सा क्या हुआ, वो जो सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो ये आजकल ना असर्शन रीजनिंग में पूछते हैं, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है सारी चीजें। सर्कल डिवाइड्स प्लेन इन 3 पार्ट्स। लिखो, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द सर्कल। A circle divides the plane on which it lies into 3 parts. They are inside the circle, interior, outside the circle, exterior, and on the circle. अब सर्कल पर है मतलब उसके बाउंड्री पर खड़ा हुआ है, उसके अंदर है, उसके बाहर है। समझ में आ गया इतना। अब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, अब ये बहुत, ये ना जो चीज सिखा रही हूं ना, ये जाकर 10th में यूज होती है कहीं ना कहीं, अभी भी पूछ सकते हैं। पर आपको एनालाइज करना है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, सेंटर आपको दिया हुआ है, आप कैसे बताओगे किसी भी चीज को कि वो
उसके पोजीशन कहां पर है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हमें बताना है कि क्या वो सर्कल के अंदर है, क्या बाहर है, या सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी सर्कल की, हमें रेडियस तो पता होगी, सेंटर पता है, उसकी रेडियस पता होगी हमें, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। फिर अगर वो पॉइंट अंदर है तो उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। अगर सर्कल के अंदर है तो क्या होगा, लेस देन रेडियस। ठीक है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस हुआ तो ऑन द सर्कल लिख लो इस चीज को, फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, और फिर आउटसाइड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर मोर देन रेडियस। 2 नंबर कहाँ कटे थे तुम्हारे, 2 नंबर कहाँ कटे हुए थे, एक तो एमसीक्यू कौन सा वाला, 13 जो तुमने मुझसे पूछा था आई थिंक। हाँ और और मेरा वो स्क्वायर वाले में एक, वो मैंने एक की रीजन नहीं दी, उसका नहीं पता। स्क्वायर के डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा बस एक, ठीक है वो कोई बात नहीं, हाफ वाले का रीजन नहीं दिया उसको, फिर अगले वाले में मैंने ले लिया, तो 1 मार्क का है। एक गुरशान भी रेगुलर था, तुम भी रेगुलर हो कंपैरेटिवली, ठीक है ना। बस एक चीज रखनी है, अगर सीरियसली 10th में भी रेगुलरिटी रखते हो, यहाँ पर आना भी प्लस काम भी। ठीक है। मैं अब तक अगर समझ चुके हो तो ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत होमवर्क देती हूँ कि नहीं नहीं सारा करके आओ, तरीके से देती हूँ। स्कूल का जो काम आपको यहाँ पे क्लास का काम है, मैं कहती हूँ घर जाके उतना ही पढ़ लो, दोबारा से एक रीडिंग दे दोगे ना उतना काफी रहेगा 10th में। जितनी 9th की मैथ्स मुश्किल लग रही है ना, उतनी 10th की मैथ्स इजी है, सीरियसली। 10th की मैथ्स इससे कंपैरिजन में बहुत इजी है। उसके सेट फॉर्मूला से पता लगता है कि यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसा ही होगा, ट्विस्टेड फॉर्म होगी। तो सच में अगर अच्छा बच्चा है ना, 98 10th में लेके आने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छे से पढ़ रहा है जो, ठीक है ना, 98 90 प्लस लेके आने तो मुश्किल नहीं है। हाँ, पर अगर हमें उसे 100 करना है ना, वो 1-2 नंबर तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कट ही जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू कोई ट्विस्टेड आ गया, उसमें ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं हमने कोई क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट मिस कर दिया, ठीक है, उसमें गलती हो सकती है। 95 सच में कहती हूँ, अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदनी, सारा मैं ही काम करवाऊंगी, कुछ नहीं खरीदना अपने आप से। समझ में, अगर जितना मैं करवा रही हूँ, जैसे मैं आपको वर्कशीट जितनी करवा रही हूँ उतनी कर लो, उतनी तो कर लो, सीरियसली उतनी तो कर लो, वो पूरी कर लोगे ना, आपका 80% कहती हूँ सिलेबस पूरा हो जाता है। वो 20% तो हमारी समझ के साथ ही होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेकेंड थिंग, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है एमसीक्यूज देखना। बात समझ में आई है। मैंने आपको इनिशियली एमसीक्यूज नहीं करवाए ना, मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। अब जो हमारा सिलेबस जब पूरा हो जाता है, ऑलमोस्ट एक चैप्टर रहता है ना, इसके बाद हमारा काम होता है एमसीक्यूज करना। उसके लिए मैं कहती हूँ कोई भी एक सैंपल पेपर, चाहे आपके पास पिछले साल की पड़ी हुई है, कहीं से मिल रही है, वो ले लो, उसके एमसीक्यूज करने शुरू कर दो। बात समझ में आई। इतनी प्रैक्टिस अपने आप से करो कि रोज के 10 एमसीक्यूज तो करने हैं। आज का दिन लगाओ, टिल जनवरी एंड कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे। कम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर्स मैं शेयर कर दूंगी आपको, बहुत पेपर्स है मेरे पास। यू विल स्टार्ट सीइंग अ पैटर्न की क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं। जब आपको रिकॉल करना शुरू हो जाएगा ना कि ये तो क्वेश्चन वहां किया हुआ था, ये बोला है, दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस ऑन पॉइंट है, तब हम एक सही राह पे चल रहे हैं। बात समझ में आई। मैं सबको बोल रही हूँ, 9th हो 10th हो, ये टाइम होता है एमसीक्यूज करने का, इनिशियल टाइम नहीं होता। ठीक है। अक्टूबर के बाद, मतलब जैसे ही अक्टूबर आया, बस एमसीक्यूज के लिए बुक लो और सॉल्व करने शुरू कर दो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको रोज की रोज दूं, आप नहीं करके आओ, अपने पास एक बुक रखो। फ्रेंड्स हो, अलग अलग बुक्स खरीद लो, सो दैट यू कैन एक्सचेंज ऑल्सो, कि एक बुक कर करके बोर हो रहे हैं, दूसरे से ले ली, आपस में एक्सचेंज कर ली, कि एक ने एक से ले लिया, एक दूसरे ने दूसरा ले लिया। तो दैट ऑल्सो वैरायटी होती होती जाती है हमारे पास, ठीक है। वरना ऑनलाइन लिंक्स बहुत है, मैं आपको दे दूंगी, उसमें से पढ़ लो सीरियसली।
सेल्फ स्टडीज करके एक लिंक है, उसमें फ्री सैम्पल पेपर्स होते हैं, रो हर साल के 30 पेपर्स हैं, वो रिपीट करते हैं, उसकी केस स्टडीज और एमसीक्यूज नहीं छोड़ने बस। बात समझ में आई? अब मैं रोज रोज बोलूंगी आपको, देखो 9th के बच्चे हो, इतना मैं रोज रोज मैं बोलूंगी, मेरी मतलब आई एम नॉट इन दैट हैबिट कि मैं बोलूं भाई नहीं नहीं रोज करो, अब एमसीक्यूज करके आओ, रोज होमवर्क चेक करूं। थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन भी बनाओ कि रोज के 5 कर लो, 5 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करोगे 10 पे अपने आप आओगे। हफ्ता 5 5 क्वेश्चंस का टारगेट रख लो। उससे भी मुश्किल लगता है तो 2 क्वेश्चंस कर लो। स्टार्ट विद 1 क्वेश्चन। सीरियसली, स्टार्ट ही करना है ना तो वो एक पुश ही होता है, एक कदम ही चलना होता है। आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, एक हफ्ते बाद खुद कहोगे कि मैम 20 तो ऐसे ही हो गए। बात समझ में आई? आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। सीरियसली कह रही हूँ। अब ये करना है हमने। आज से कोई सैंपल पेपर ले लो, मुझे दोबारा ना कहना पड़े, बस उसमें से रोज क्वेश्चंस, रोज डाउट्स हो कि मैम ये समझा दो, ये समझा दो। जितने डाउट्स लेकर आओगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और उतने ही आपके 3 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर होने शुरू हो जाएंगे। जो इक्वेशंस हमें समझ नहीं आई थी ना, वो कवर होनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब एक हमारे पास वर्ड एक नया आता है, सर्कुलर रीजन। वो क्या होता है कि जो सर्कल और उसके अंदर का हिस्सा, उसको सर्कुलर रीजन बोल देते हैं। ठीक है। अब आते हैं, हम बात करेंगे रेडियस की। रेडियस तो मुझे पता है ना, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है। रेडियस को अगर डबल कर दोगे तो क्या बन जाता है? डायमीटर। पर जरूरी चीज क्या है? अब ऐसे तो मैंने ये भी बनाई है ना, सेंटर से पास हो रही है, और 2 टाइम्स रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ऐसे भी मैंने बना दिया, ये लिखा क्यू और ये लिखा पी। तो क्या ये पीओ क्यू को डायमीटर बोलोगे? तो डायमीटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। पहली चीज है इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, दूसरी चीज है पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है। ये चीज इसलिए समझा रही हूँ, 9th 10th में आकर ना ये चीज बहुत काम आएगी। आपको दिया क्या हुआ है? डायमीटर दी हुई है कि रेडियस का हमें कुछ डिस्टेंस के बारे में कहा हुआ है। समझ में आ गया? तो है तो ओपी प्लस पी क्यू बी, 2 टाइम्स, सॉरी ओपी प्लस ओ क्यू। ओपी प्लस ओ क्यू भी 2 टाइम्स रेडियस है, लेकिन हम ए बी को ही डायामीटर बोलते हैं, बिकॉज डायामीटर इज अ स्ट्रेन, बेसिकली लाइन सेगमेंट है वो। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, उसके डिफाइंड लेंथ है, और वो सेंटर से पास करती है। समझ में आ गई? अब आते हैं, इसके बाद डायमीटर की बात हो गई। अब आते हैं वेरियस सिचुएशंस जो सर्कल में होती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने सर्कल बना, कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क किए, ये तो सर्कल का सेंटर है। ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर पी और यहां पर लिया क्यू। अब मुझे पी से क्यू पे जाना है, मेरे पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं। एक तो सर्कल की बाउंड्री पर चल दूं, एक डायरेक्ट पी से क्यू पर जाए। भी जा सकते हो। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। तो अलोंग द सर्कल जा रहे हैं ना, जैसे मर्जी कह लो, है ना। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज वन वर्ड, वो पाथ को मैं डिफाइन करूंगी क्या होता है, वो उसके बाद में देखेंगे। वो ऐसे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ये लो ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है। राइट। तो 2 तरह से जा सकते हैं, या तो सर्कल के ऊपर चलते हुए जाएं, छोटा रास्ता ले या बड़ा रास्ता ले, इमटेरियल। ठीक है। दूसरी चीज है या स्ट्रेट लाइन पाथ ले। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको हम कहते हैं कॉर्ड, और जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं आर्क। मतलब आप बैंगल लेते हो, बैंगल का पोर्शन जो टूट गया दैट इज आर्क। समझ में आ गया? जो बैंगल का टूटा हुआ पोर्शन होता है ना उसको आर्क कहते हैं। मैंने ये वायर ली, वायर को ऐसे सर्कल की फॉर्म में रख दिया, तो ये आर्क हो गई, सर्कल का एक हिस्सा, दैट इज आर्क। ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो होती है कॉर्ड। तो कॉर्ड तो किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़कर हमने स्ट्रेट लाइन लेनी है। ऊपर का भी एक कॉर्ड ही हो गया। नहीं, वो आर्क ही हुई ना, हाँ सॉरी आर्क ही हुई। छोटी वाली क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। बड़ी वाली क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ठीक है। तो वाई वांटेड टू एम्फसाइज आर्क, वो सर्कुलर पाथ जो मर्जी ले सकते हो। छोटे वाले हिस्से पे जा रहे हो तो माइनर है, बड़े वाले पे जा रहे हो तो मेजर है। ठीक है। सो व्हाट इज मेजर आर्क, माइनर आर्क, समझ में आ गया? तो ऐसे ही जो ये कॉर्ड है तो कभी भी ड्रॉ, मतलब कहीं भी ड्रॉ हो सकती है। ऐसे ही ये कॉर्ड सेंटर से भी पास करते हुए जा सकती है। ठीक है। तो जब ये कॉर्ड सेंटर से पास करती है तो क्या बन जाती है? डायामीटर। तो हम लिखेंगे डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर से बड़ी कोई और कॉर्ड नहीं होगी, और जितनी भी डायमीटर्स ड्रॉ करोगे सबकी लेंथ सेम होगी।
है ना, ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। ठीक है, तो छोटे वाले पोर्शन पे चले तो हमने कहा माइनर आर्क, बड़े वाले पे चले तो मेजर आर्क। ठीक है, अब इस आर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज होनी चाहिए ना, कि आर्क है क्या है, मतलब इसकी लेंथ होती है, राइट। अब इस आर्क को ना एक वे से हम डिफाइन करते हैं। अब मैंने ये आर्क ड्रॉ की सर्कल पे। ठीक है, अब ये मेजर है या माइनर है वो देखते हैं, नॉट बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी, बट हम देखते हैं कि वो छोटा बना या पूरा। अच्छा, सर्कल में अगर पूरे सर्कल को काउंट करो तो सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं एंगल के? कंप्लीट 360 डिग्रीज होते हैं, बिकॉज अराउंड अ पॉइंट बना है। तो जब हमने आर्क को आइडेंटिफाई किया ना, तो हमने ये देखा कि उसके एंड पॉइंट्स ने एंगल कौन सा बनाया, सेंटर का। ठीक है, सो अब ये चीज ना सिखाई जाती नहीं है, पर कहते हैं मेजर ऑफ एन आर्क। किसी आर्क का मेजर निकालना हो, जिसे लिखा जाता है ऐसे, मेजर ऑफ आर्क ए बी। समझ आ रहा है, एम इज मेजर, ए बी ऐसे आर्क बनाई हुई है। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक है, तो जो बड़ा एंगल है वो मेजर आर्क, जो छोटा एंगल है वो माइनर आर्क। तो ये हो गया, देखो, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस, और ये भी है रेडियस, और ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अब ये जो हिस्सा दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कुछ ऐसा वाला, क्या लग रहा है, ये क्या है? सेक्टर। सेक्टर। जैसे कि पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा का एक स्लाइस लिया जाए, दैट इज बेसिकली सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जो पिज्जा स्लाइस की शेप है उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, बड़े वाला है तो मेजर सेक्टर। उसके एंगल पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कहूं नहीं 30 डिग्री वाला कि 120 डिग्री वाला मेजर है, ऐसा कुछ नहीं, ऑब्ट्यूज एक्यूट के बेसिस पर नहीं लिखते। तो जो लिखते हैं कि जिसके जिसके पास बड़ा पोर्शन है, कंपैरिजन में दोनों के पास बड़ा पोर्शन जिसके पास है वो मेजर हो गया, छोटा जिसके पास है वो माइनर हो गया। ठीक है, तो जो पिज्जा स्लाइस है दैट इज बेसिकली अ सेक्टर। अगर आपने बैंगल ली है तो वो होती है आर्क, जिसे ये स्माइल बनाते हो, है ना, स्माइली फेस में स्माइल बनाते हो तो ये आर्क बनी है। अब इस आर्क को मैंने सेंटर से ऐसे जोड़ दिया, तो दिस इज द सेक्टर, मतलब एक पिज्जा का स्लाइस हो गया। समझ में आ गई बात? दो चीजें क्लियर हो गई, आर्क, कॉर्ड और सेक्टर। अब आते हैं तीसरी टर्म पर, जो आगे भी टेंथ में भी बहुत यूज होगी। मैंने सर्कल लिया, ठीक है, आपको एक सर्कल कोई मिड सी दी ऐसी, और आपको साथ में दे दी सिजर। ठीक है, ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ की, ए बी, और कहा भी इसके लॉन्ग कट कर दो, तो आपने इसको ऐसे कट करके दो हिस्से बना दिए। बन गए दो हिस्से, है ना। तो हर एक हिस्सा क्या बना, क्या कहलाता है इसमें? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो मून शेप सी बन जाती है ना, अप्रोक्सीमेटली मून शेप बनती है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। छोटी है तो माइनर सेगमेंट, बड़ी है तो मेजर सेगमेंट। तो कोई पूछे सेक्टर कैसे बना, दो रेडियस और आर्क को मिलाकर। सेगमेंट कैसे बना, कॉर्ड और आर्क को मिलाकर। ठीक है, सेगमेंट इज बेसिकली कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। ठीक है ना, वो छोटा हो या बड़ा हो डिपेंड करता है। सेक्टर क्या है, रेडियस और आर्क के बीच। ठीक है, टू रेडियाई एंड आर्क के बीच का रीजन, वो क्या होगा, सेक्टर। और अगर इसी सेक्टर में मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना ट्रायंगल। तो सेक्टर इज बेसिकली ट्रायंगल प्लस सेगमेंट, है ना। सेक्टर में ट्रायंगल और सेगमेंट आते हैं। ये दर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है, कहीं कुछ पूछ लिया तो रीजन में कुछ दिया हो तो आपको पता ही नहीं सेक्टर कैसे बना है। सेक्टर कैसे बना है जी, दो रेडियस और आपको लेकर। ठीक है, सेगमेंट कैसे बनी है, एक कॉर्ड ली और साथ में आर्क ले ली। समझ में आ गया? अब आपकी ना पहले वो हुआ करती थी एक हमारे पास 10.1 करके एक्सरसाइज थी, जिसमें ना एमसी थोड़े बहुत फिल इन द ब्लैंक्स थे।
लिखो। मैं आपको लिखवाई देती हूँ क्लास में। मैं थोड़ा बहुत है, बहुत स्लो आपको काम करवाऊंगी, एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक करवा के ही करवाऊंगी, क्योंकि है ये ऐसा ही करने वाला। दो गिन के एक्सरसाइज जो अच्छे से करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रास जो आएंगे मैं करवा दूंगी। इस पर कुछ ज्यादा नहीं आने वाला। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी बोलो। हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये सच में एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ना हम, अगर मैं इतने सालों से देख रही हूं ना, तो घुमा फिरा कर वही पेपर में एमसीक्यूज देने से ना हमें लगता है कुछ और डिफरेंट दे दे, एक क्वेश्चन डिफरेंट डाल दे। तो ऐसा कुछ डाल देते हैं। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे ये सोचना कि अ स्फीयर हैज हाउ मेनी सरफेसेस, जबकि यूक्लिड भी नहीं करवाया हुआ। ठीक है ना। तो वो सोचना कि अच्छा पेपर में ये चीज आ गई। तो वो क्या है कि टीचर्स वही सेम क्वेश्चंस रिपीट करके बोर हो जाते हैं। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए ना, कि कुछ नया सा दें, तो वो चीज है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर than its radius lies in dash of the circle. A point whose distance from center of the circle is greater than its radius will lie in the, कहाँ lie करेगा? आउटसाइड। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। ठीक है। तो आउटसाइड भी लिख सकते हो, या ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको पता है कि ये ऑप्शंस में आपके पास वर्ड आएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नंबर आता है ना, कितना अच्छा लगता है। मजा भी आता है पढ़ने में, है ना? आता है ना। दिस इज द फीलिंग एक्चुअली। पर एक चीज और है, एक बार आ जाए ना, दूसरी बार ना आए, तो उससे घबराना नहीं होता। ठीक है। बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव, एक तुम्हारा, तुम लगाओ, तुम तब से लगी हुई हो, अप्रैल से, और अब जाकर तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत। तो आगे भी उतनी मेहनत करनी है, और उतने में भी नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आते। पढ़ो तो क्यों नहीं नंबर आते, सीरियसली। और ये वाली हमारी मैथ्स कोई बहुत रिसर्च वाली मैथ्स नहीं है कि करते रहो कुछ समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दिमाग चलता हो ना मैथ्स में, तो बिल्कुल समझ नहीं आती। थोड़ी बहुत समझ आती हो ना, उसके बाद सिर्फ मेहनत करनी होती है और कुछ नहीं। सीरियसली कह रही हूँ। मैं उस स्टेज से निकली हुई हूँ जहां पर मुझे मैथ समझ में आनी बंद हो गई थी। आई सीरियसली टेल यू अ पॉइंट, मुझे बोलते हैं ना मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, देयर वाज अ स्टेज इन माय टाइम जब मुझे क्वेश्चन देते थे, मैं उसको ऐसे बैठ के घंटा देखती थी कि होगा कैसे। मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो चुका था, इतना स्ट्रेस ले चुका था कि फॉर आई नो दैट पीरियड, कि जब वो माइंड पे पर्दा आ जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, वो रेक्टेंगल के बारे में बोला, समझ नहीं आ रहा रेक्टेंगल हुआ क्या। ठीक है। एक पॉइंट वो भी आता है। तो उस स्टेज से निकलना कैसे होता है, सीरियसली कह रही हूँ। अगर कोई आता है ना मेरे पास कि मैथ समझ नहीं आती, मैं समझ नहीं आता, तो होता कि हमारा एक्यूमेन ही नहीं होता कि ठीक है नहीं आती। होते हैं बच्चे ऐसे, मेरे पास आए भी हुए हैं कि उनको कुछ भी करवा लो, उनको नहीं समझ में आ रहे नंबर्स, तो मैं कहती हूँ बस पास हो जाओ। ठीक है। अगर समझ में आती है तो फिर हम मेहनत नहीं कर रहे। उससे निकलने वाली स्टेज बस थोड़ी सी, मतलब एक प्रोसेस होता है कि नहीं, बस लगे रहो, चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए, बस लगे रहो। और एक पॉइंट पर आकर ना अपने आप ही बल्ब चलेगा, सच में देयर अ लाइट, वो एकदम से ऐसे चलती है कि हाँ अब समझ में आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर। वो एक ब्लॉकेज ही होती है और कुछ नहीं होता। सीरियसली किसी भी सब्जेक्ट को लोगे, नॉट एंड ओनली मैथ, अगर कुछ भी कह रहे हो ना कि नहीं समझ में आ रहा, तो मतलब तुम्हें समझाया नहीं जा रहा ठीक से, या तुम खुद मेहनत नहीं मार रहे हो। तुम मेहनत मार लो, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं समझा रही। ठीक है। पकड़ो। मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अब लास्ट आ गया। ठीक है ना। इतने सारे पेपर दिलवा दिए और वही सब नंबर लेके आ रहे हो, मुझे टेंशन हो जाती है। An arc is a dash. अच्छा ये वाला बड़ा अच्छा सा है। An arc is a dash when its ends are when its ends are ends of the diameter.
इसको स्पेसिफिकली नाम क्या देंगे? आर्क की नाम दे रहे हैं, सेगमेंट नहीं। कहते हैं कि उसके एंड पॉइंट्स ना डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो इस आर्क को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। हेमिस्फीयर होता है वो 3D होती है। हाँ, ये ना मुझे किसी ने कहा था कि समझाएंगे, पर मैं उनसे उनसे बात सुनी नहीं मेरे। आई थिंक इट वॉज इन, कौन से साल की बात होगी, 99 या 2000 की बात होगी। देयर वाज सम टीचर इन मैथ्स। और वो जो पुराने टीचर्स होते हैं ना, वो थोड़े से सन की टाइप होते हैं, बिकॉज यू हैव स्टडीड सो मच। तो कहते हैं देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड सेमी सर्कल एंड नॉट हेमी सर्कल, एंड व्हाई इट्स कॉल्ड हेमीस्फीयर एंड नॉट सेमीस्फीयर। ठीक है। वो उसके बाद ना वो बात को कहीं ना कहीं डिट्रैक करके ना किसी और चीज पे ले गए। वो बात ना मेरे जहन में फंसी हुई है, तुमने पूछी, मैं जरूर सर्च करूंगी, वरना मैंने भी सर्च नहीं किया था कि व्हाई इट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। बिकॉज वो तो इंग्लिश के भी टीचर थे साथ साथ, तो ही हैड अ लॉजिक बिहाइंड इट, वो मैं समझ नहीं पाई थी उनसे। सो इट हैज टू डू समथिंग विद इंग्लिश आई थिंक। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये 99 से पहले की बात होगी, या 2001 2002 की बात होगी। हम्म, क्या कह रहे हो? यस, एवरी लैंग्वेज इज वेरी फनी, अगर सुनो तो सही बात है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सिर्फ एक नंबर दिया है जो कांस्टेंट है, बाकी सब लैंग्वेज ऐसे ही है। ठीक है, विच आई से कि कहीं भी जाओ 2 + 2 4 ही होता है। मैथ्स में बहुत कम एक्सेप्शंस है, मैथ्स में ना एक्सेप्शंस नहीं है, अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस है। एक्सप्रेशंस है जिनको सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन एक्सेप्शंस नहीं है। Segment of the circle is the region between arc and chord of the circle. ठीक है। A circle divides the plane on which it lies into three parts. Three parts. Divides the plane on which it lies. A circle divides the plane on which it lies in dash parts. A circle divides the plane on which it lies in three parts. अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस थे ये हमारे ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले ना ये हुआ करती थी आपकी बुक में। तो इसमें लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट लिख लो, अगर नहीं समझ में आता लिख लो पूरी लाइन को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल is a radius of the circle. True or false? बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू हो गया ना, हाँ। अब नेक्स्ट इसमें था, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। A circle has only finite number of equal chords. फाइनाइट क्या होता है? लिमिटेड। या सर्कल में लिमिटेड कॉर्ड्स होती हैं, जितनी मर्जी बना लो, है ना। आप कहो कि मैंने सारे सर्कल को कवर कर लिया, उसको थोड़ा सा जूम कर लो, फिर स्पेस रह जाएगी। सो देर आर इनफाइनाइट, तो ये हो गया फॉल्स। कॉर्ड हो, डायमीटर्स हो, आर्क्स हो, तो वो इनफाइनाइट ही है। समझ में आ गया? और सर्कल की ना एक और डेफिनेशन दी जाती थी, आपने पॉलीगन्स तो पढ़ा हुआ है ना, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर स्ट्रेट लाइन से। तो कहते हैं जब उस पॉलीगन की ना इनफाइनाइट साइड्स बना दो किसी भी पॉलीगन की, तो वो सर्कल बन जाता है। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ना पेंट लेना, पेंट में सर्कल ड्रॉ करना, फिर उसे जूम कर देना, पिक्सल्स जब फट जाते हैं ना तो आपको वो हल्की हल्की स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी। ठीक है। तो दिस वाज अ डेफिनेशन विच वाज टॉट, कि एक बार किसी ने करवाया था कि सर्कल इज अ, पेंट कहाँ पर है इसमें, सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स।
ठीक है। तो जब किसी पॉलीगन की इनफाइनाइट साइड्स बन जाती हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है। तो सीखने के लिए ना ये सर्कल ड्रॉ किया। अब इसको जूम कर लो जितना कर सकते हो। तुम सिद्धांत से देखा? निकाल दो मैम। हाँ वो जो टू मार्कर है बटरफ्लाई पे पूरा घुमा दो। हाँ, वो तो घुमा रही हूँ, पर दिख रहा है ना आपको पिक्सेल्स जब निकलने शुरू हो गए? कैन यू सी इनफाइनाइट साइड? दो पॉइंट्स बन बनकर हमारी स्ट्रेट लाइन बनने लगी। ठीक है। मैम जो टू मार्कर गिन सकते हो क्वेश्चन पर वो इनफाइनाइट हो जाती है। हाँ, है, टू मार्कर है उसे प्रेजेंट कर दीजिए और सिद्धांत से निकाल दो। प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, वो 2 मार्क्स में दिया हुआ है तो मतलब 2 मार्क्स की तरह ही सॉल्व करना है। दिस द रीजन मैं उसको एमसीक्यू में भी दे सकती थी ना। बिना सोच समझे पेपर नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा सोचती हूँ उसके बाद ही रखा है। टाइम लगा है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चंस आर टुगेदर। मैं इसको मिक्स नहीं कर पाई, इतना टाइम नहीं था। ठीक मैम है। तो ट्रायंगल्स के तो बार बार फॉर्मूला है। हाँ तो देख, फॉर्मूला लिखने की बात अलग होती है कि हम उसको सिर्फ आंसर लिख दें, उसका मेथड ना लिखे, रीजनिंग ना लिखे, वो ना करना। क्योंकि देख, हमारे इसी में नंबर कटते हैं, तेरे इसी में नंबर कटते हैं, तो इसमें ना मेरे साथ वो मत करो। तेरे इसी में नंबर कटते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए। चलो ये हो गया। मैं क्या बोल रही थी, इनफाइनाइट साइड्स का बता दिया ना आपको, फाइनाइट नंबर तो ये फॉल्स होगा। थर्ड लिखो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अ सर्कल इज डिवाइडेड into 3 equal arcs, each is a major arc। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? अब ये सबसे एक ना समझ में आने वाला पॉइंट होता है कि मेजर आर्क माइनर आर्क हमने कैसे बनाई, कि जो छोटी है वो मेजर माइनर, जो बड़ी है वो मेजर। कहते हैं सर्कल को ना तब 3 इक्वल हिस्से में आपने काट लिया, 3 इक्वल आर्क्स उसमें मार्क कर दी सर्कल में, तो हर एक को क्या हम मेजर बोलेंगे? वो 3 इक्वल ही हो गई। तो उसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है हम कैसे बता सकते हैं? तो किसी चीज को भी 3 इक्वल का मतलब हुआ ना, उन्होंने क्या किया कि 360 डिवाइड बाय 3। इसको रीजन देने के लिए ना, कि मैं अपनी बात को प्रेजेंट करके आपके दिमाग में डालूं, तो मैंने कहा 360 को डिवाइड बाय किया 120, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो हाँ जी हाँ जी मेजर आर्क बन गई। ऐसा कुछ नहीं होता। मेजर आर्क माइनर आर्क आप रिलेटिव देखते हो, वो छोटा है वो बड़ा है। समझ में आ गया? तो अगर 3 इक्वल आर्क्स है तो वो इक्वल आर्क्स है, कोई मेजर कोई माइनर नहीं है, इक्वल ही आर्क्स हो गई ना। ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। दे आर इक्वल आर्क्स, तो वो मेजर माइनर में कैसे आएगा कि इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, chord of a circle which is as long twice as long as its radius is the diameter of the circle। इंग्लिश किया बेसिकली ये। ट्रू हो गया ये? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन chord एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर इज अ रीजन, sector is a region between chord and its corresponding arc। सिर्फ लिंग्विस्टिक है बेटा, और कुछ नहीं है। सर्कल कहते हैं इट्स अ लैटिन ओरिजिन का वर्ड, और जो सेमी है वो भी लैटिन ओरिजिन में आता है तो इसलिए सेमी सर्कल है। और स्फीयर और ग्रीक दोनों में से स्फीयर आया, दैट्स व्हाई इट्स सेमी स्फीयर। सिर्फ इंग्लिश का है, मैंने कहा था वो सिर्फ इंग्लिश का होगा, नथिंग टू डू विद मैथ्स। ठीक है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ट्रू। सॉरी, सेक्टर है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क में सेगमेंट बनता है, सेक्टर नहीं। रेडियस चाहिए सेक्टर को। पिज्जा स्लाइस ले रहे हो तो रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, उसको सिर्फ आपने उसकी एज कट नहीं की है। समझ में आ गया ना? तो सेक्टर इज रीजन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, टू रेडियाई एंड आर्क। नेक्स्ट लिखो, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। प्लेन फिगर है, 3D फिगर थोड़ी है। या तो ऐसा ड्रॉ करते हो यहाँ पर और कहते हो सर्कल बना दिया। ठीक है, 3D है जब उसको थिकनेस मिल जाती है। जैसे सर्कल को ऊपर हमने पुल कर दिया तो देन इट बिकम्स अ सिलेंडर और अ कोन और अ स्फीयर। ठीक है, तो उस तरह से स्फीयर कैसे बना? आपने मल्टीपल बैंगल्स लिए, एक के बीच में एक को इंसर्ट करके देन उसको वाउंड कर दिया, उसके आगे आपने वायर लगा दी, तो वह सेक्टर एक तरह से हमारा स्फीयर बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब एक छोटी सी चीज समझाऊंगी, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्कल का, तो अब से ना आर्क हो और चाहे कॉर्ड हो, देखो अगर मैं कह रही हूं कि मैंने ये दो पॉइंट सर्कल पे मार्क किए, ए बी, किसी दूसरे बच्चे ने दूसरे पॉइंट्स मार्क किए पी एंड क्यू, और उसने कहा कि इन ए बी पर हम चले या पी क्यू पे चले, डिस्टेंस इज सेम, बेसिकली आई एम सेइंग ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, विच आई से कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या उनकी जो आर्क्स है वो भी इक्वल होंगी? आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क पी क्यू, यस। If chords are equal, arcs are equal. If arcs are equal, chords are equal. So equal chords have equal arcs. Equal arcs have equal chords. ठीक है, अब या तो ये सेम सर्कल, मतलब मैंने आपको एक सर्कल का पेज दे दिया, सर्कल ड्रॉ करके पेज दिया, आप उसमें ऐसे इक्वल इक्वल आर्क्स मार्क कर रहे हो। कैसे करोगे? कंपास ली ना, उतनी कंपास जिसने ओपन की, एक ने कंपास ओपन कर दी, एक ने मार्क कर दी, दूसरे ने भी उसने उसी से मार्क कर दिया, उसने कोई इसको छोटा बड़ा नहीं किया, तो सबकी आर्क्स इक्वल हो जाएंगी। है ना? बात समझ में आई? मैंने आपको सिर्फ उसमें पॉइंट्स मार्क करने को कहा, तो आपने कहा ए बी मैंने मार्क किया है, पी क्यू मैंने मार्क किया है, सी डी मैंने मार्क किया है। तो वो कंपास उतनी की उतनी फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसकी लेंथ को, उसके आपने पॉइंट को चेंज नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं किया, तो सबकी आर्क्स इक्वल होगी। समझ में आ गई बात? क्या किस ठीक है, सो इक्वल कॉर्ड्स होगी, इक्वल आर्क्स ड्रॉ कर दी। ये तो मैंने एक ही सर्कल आपको सर्कुलेट कर दिया, या फिर मैंने क्या किया कि सबको अपने अपने सर्कल दे दिए। मैंने इतने पेजेस प्रिंट करवा के सबको एक एक सर्कल दे दिया, तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहा जाए या एक सर्कल की बात की जाए, रूल सब में क्लियर होंगे। क्यों मैं समझा रही हूँ कि हमारे ना क्वेश्चंस में, थ्योरम्स में आएगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, मतलब सबने अपने अपने सर्कल्स लिए, सबने इक्वल, सबके सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, आर्क्स भी उनकी इक्वल है। ठीक है ना? और ऐसे ही एक ही सर्कल लिया, उस पे वेरियस हमने कॉर्ड्स बना दी, वेरियस आर्क्स बना दी, वो भी आपस में ऐसे इक्वल होगी, तो उन पे भी ये रूल फॉलो होगा। समझ में आ गई? तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है। ऐसे ही हर एक कॉर्ड और हर एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है, तो एंगल मेड बाय कॉर्ड हो, एंगल मेड बाय सेक्टर आर्क हो, वैसे तो एंगल मेड बाय आर्क होता है बेसिकली। जो कॉर्ड को तो उसकी लाइन सेगमेंट से आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना? तो जो आर्क है बेसिकली अपने एंगल से आइडेंटिफाई होती है। तो एंगल मेड बाय कॉर्ड कहा जाए, एंगल मेड बाय आर्क कहा जाए, बात एक है। तो एक हमारे पास अब लास्ट जो मैं समझाऊंगी आपको वो है, इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, मैंने आंख मार्क की, आपने भी आंख मार्क की, आपने सेंटर से ज्वाइन किया उनको, मैंने भी उसी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, उसी सेम सर्कल में। तो हम सब ने नोटिस किया कि जो उनके एंगल्स बन रहे थे सेंटर पे, सबके इक्वल थे। सो इक्वल आर्क्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। समझ में आ गया? इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये बनाया ना, मैं कह रही हूं ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, आर्क्स इक्वल है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये एंगल एओ बी है इज इक्वल टू एंगल पीओ क्यू, ये प्रूव करना है। गिवन है आर्क्स आर इक्वल, ट्रिपल एस लगाकर आप कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हो। या फिर मैं कहूं कि ये जी एंगल्स इक्वल हैं, अब बताओ आर्क्स इक्वल होंगी, तब भी हमने क्या लगाया? एस ए एस। ये
रेडियस इसके इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है, आपस में एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, मैं कह रही हूँ एंगल्स इक्वल है, तो इसके लिए आर्क्स भी इक्वल है। ठीक है, तो आपके बुक में ना ये थ्योरम शायद ना दी हो, लिख लो। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसी चीज को ना हम आर्क्स भी बोल देते हैं, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या होगा? इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय, बस ये लास्ट लिख लो, एंगल्स सबटेंडेड बाय chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। ठीक है, then the chords are equal।